तो दोस्तों, इट इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मैंने परसों एक वीडियो दिया था आपको कि डॉक्टर सर्जन आपको भेज रहा हूँ, यानी कि हिप पैर सल्फ का वीडियो दिया था। तो जब डॉक्टर को आपकी सेवा में भेज दिया तो उसे नर्स की भी तो आवश्यकता होगी, ड्रेसिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए, पट्टी बांधने के लिए। डॉक्टर तो खाली देखेगा कैसा है, क्या है जख्म। आज मैं आपको बायोकेमिक की सुप्रसिद्ध दवा, जिसका आविष्कार डॉक्टर सुसलर ने किया, वही दवा होम्योपैथिक में तब्दील हो करके 4 चांद लगा दिए। दवा का नाम है साइलिशिया। साइलिशिया सिलिका मिट्टी जो सफ़ेद होती है, जिससे कांच बनते हैं, उस मिट्टी को शक्तिकृत करके और साइलिशिया बना। तो साइलिशिया 12 अक्ष तक या 30 अक्ष तक, जहाँ अक्ष लगता है वहाँ तक तो बायोकेमिक रहती है, लेकिन अधिकतर साइलिशिया जो है कोई कॉम्बिनेशन में और में 12 अक्ष या 6 अक्ष काम में ली जाती है, लेकिन इसको बायोकेमिक में कम काम में लेते हैं और होम्योपैथिक के अंदर इसको ज़्यादा काम में लेते हैं। इसके जो चमत्कार आप होम्योपैथिक में देखेंगे वो बायोकेमिक में आपको नहीं मिलेंगे। कई ऐसी जो बायोकेमिक की दवाइयाँ हैं, जैसे नेट्रम्यूर नमक से बना है, साइलिशिया मिट्टी से बना है। तो ये नर्स बाई है, हाँ जख्म को बिगड़ने नहीं देगी, जख्म की बहुत अच्छी ड्रेसिंग करेगी। और जिस तरह कपड़ा धूप में सूखता है, इस तरह साइलिशिया जब ड्रेसिंग करेगी तो रोगी की पस उसी तरह सूखेगी जैसे कपड़ा सूखता है। कहाँ लगती है एलोपैथिक की पीप सुखाने वाली दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स या जो भी कुछ है, इसके सामने नहीं ठहर सकती। ये तो यूँ सुखाती है जैसे आजकल ये जो घरों में मशीन लगी है, वॉशिंग मशीन, जिसमें कपड़ा सुखाते हैं, वैसे फास्ट सुखाती है। इसीलिए हम इसे नर्स बाई कहते हैं, सिस्टर। इसके खास खास लक्षण मैं आपको बताता हूँ। साइलिशिया बहुत गहरी क्रिया करने वाली एंटीसोडिक, एंटीसाइकोटिक और एंटीसिप्लेटिक, यानी कि ये तीनों दोषों को हरने वाली है। इस औषधि का असर शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रहता है और ये बच्चे को जन्म लेने के साथ होने वाले रोगों में बहुत उपयोगी साबित होती है। ये पारे के बुरे असर को दूर करती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई नई बीमारी घेर लेती है तो साइलिशिया उसे बहुत जल्दी ठीक करने में बहुत मदद करती है। विभिन्न रोगों में लक्षणों के आधार पर साइलिशिया के होने वाले फायदे
इसके रोगी के मन की स्थिति, मन के लक्षण, रोगी अपने जीवन से परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि उसका जीना बेकार है। यही लक्षण ओरम मेटेलिकम में है। वह किसी काम का नहीं, जरा सा भी शोर शराबा होते ही रोगी डरने लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर कोई उनको प्यार भी करने लगता है तो वे चिल्लाने लगते हैं। रोगी हर समय बेचैनी सी रहती है। रोगी को अगर कोई दिमागी काम करने के लिए दे दिया जाए तो उस काम को करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। रोगी हर समय किसी गहरी चिंता में डूबा रहता है। रोगी को डरावने सपन आते हैं। रात को काफ़ी रात तक रोगी सो नहीं सकता। रोगी के इन लक्षणों के आधार पर साइलिशिया औषधि देने से रोगी कुछ ही दिनों में निरोग हो जाता है। यानी कि इसका जो पेशेंट होता है वो हमेशा निराशा के अंदर रहता है। दिमागी काम तो करना ही नहीं चाहता, बिल्कुल ही कुछ न कुछ सोचता रहता है, डरता है। रात को नींद नहीं आती देर तक, हर समय उदास रहता है। इस तरह के लक्षण अगर कोई रोगी में हैं तो साइलिशिया 1000 की एक खुराक दें और उसके 15 दिन बाद एक और दें, वो निरोग हो जाएगा। साइलिशिया रोगी के सिर के लक्षणों में रोगी अगर ऊपर की ओर देखता है तो उसका सिर घूमने लगता है। रोजाना होने वाला सिर का दर्द जो सिर के पीछे के हिस्से से शुरू होता है, सिर के ऊपर तक फैलता है तथा आँखों के ऊपर तक फैल जाता है। पीछे के हिस्से से लेके और आँखों तक फैल जाता है। रोगी को अपना सिर बहुत बड़ा महसूस होता है। रोगी को जरा सी भी हवा लगते ही सिर में दर्द तेज हो जाता है, लेकिन पेशाब करने से सिर का दर्द कम हो जाता है। ये साइलिशिया का लक्षण है। जरा सा भी शोर शराबा होने से या दिमागी काम करने से रोगी के सिर का दर्द बढ़ जाता है। इसका रोगी दिमागी काम नहीं करना चाहता, लेकिन सिर को कस करके पट्टी बांधने से सिर का दर्द कुछ कम हो जाता है। रोगी अगर उपवास रखता है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। रोगी के सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इन लक्षणों के आधार पर रोगी को साइलिशिया देने से लाभ होता है। आँखों से संबंधित लक्षणों में रोगी की आँखों में आंसुओं की नली में सूजन आना, आँखों के किनारों में फुंसियाँ सी होना, आँखों में जलन, आँखों में थोड़ी सी ठंडी हवा लगते ही परेशानी पैदा हो जाना। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको होने वाला मोतियाबिंद, आँखों की कनीनिका में किसी तरह की चोट लग जाने के बाद होने वाली परेशानी, रोशनी में आते ही आँखों में दर्द हो जाना, कनीनिका में सूजन आ जाना, आँखों का भ्रम अर्थात रोगी जब पढ़ता है तो उसको अक्सर साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह आँखों के लक्षणों में रोगी को साइलिशिया देने से लाभ होता है। ये नेत्रों की बहुत अच्छी दवा है।
आपका डॉक्टर जो आँख का स्पेशलिस्ट है, अगर वो आपको यूँ कह देता है कि आपको मोतिया की बनने की अब संभावना है या शुरुआत हो गई है या होने वाले, उसी दिन से, इसमें नहीं लिखा, उसी दिन से साइलिशिया इसमें 30 पोटेंसी काम करती है। साइलिशिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार कंटिन्यू का मतलब ये होता कि कोई समय नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। तो मोतियाबिंद अगर थोड़ा सा बन चुका है तो ख़त्म हो जाएगा कट के, अगर बनने की तैयारी में है तो भाग जाएगा, और काफ़ी अगर थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो साइलिशिया 30 लेने से मोतिया धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब ये एक अलग थ्योरी हो गई है जब से सर्जरी चालू हुई है। तो डॉक्टर ये कहते हैं आँखों के आई स्पेशलिस्ट कि मेरा कईयों से वास्ता पड़ा हुआ है, आई स्पेशलिस्ट है, मेरा मित्र भी है, वो भी आई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है। उनका कहना है कि अगर मोतिया बन गया है तो उसको वहीं कटा लेना चाहिए, यानी कि सर्जरी करा लेनी चाहिए, आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। जब पहले सर्जरी थोड़ी टिपिकल थी, ब्लेड को टुकड़ा करके और उससे मोतिया को डॉक्टर काटते थे, जो दाढ़ी बनाने की ब्लेड होती है, और उसके बाद 2 दिन अस्पताल के अंदर 3 दिन रखते थे। उसके बाद चश्मा दिया करते थे। उसके बाद कम से कम 15 दिन तक हरे रंग की पट्टी आँख पे लगाई रखना, कम बोलना, मतलब इतनी एहतियात बरतते थे। तो अब काम बहुत सरल हो गया है, सर्जरी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब न कोई दर्द होता है, न कोई रक्त गिरता है, न आपकी आँख में सुई लगेगी, और न आपके आँख में कोई औजार लगेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मोतियाबिंद निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। और पैसे खर्च करने वालों के ऐसे ऐसे लेंस लगा देते हैं कि चश्मा भी पहनने की ज़रूरत नहीं, और 6-7 घंटे के बाद छुट्टी दे देते हैं कि घर जाओ, 2 दिन थोड़ा रेस्ट करो और अपना काम धंधा करो, कोई पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं। इतना सरलीकरण हो गया, हालांकि अब कॉस्टली बहुत हो गया। पहले गरीब आदमियों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो सेठ लोग या सरकार की तरफ से आई कैंप लगते थे, तो उन कैंपों के अंदर लोग अपना नाम दर्ज कराते थे और डॉक्टर ऑपरेशन आँखों के मोतिया के करते थे। और उससे थोड़ा पहले के वक्त में वो इलाज भी नहीं था, मोतिया पक जाता था
इतने पैसे भी नहीं होते कोई बड़ी जगह सर्जरी होती, तो ऐसे देखने से ये गंवार के दाना जो रंग का होता है, गंवार आपने देखा हो तो ऐसा मोतिया देखने वाले को नज़र आता था, आँख के ऊपर गुमड़ी की तरह। और धीरे धीरे आदमी अंधा हो जाता था। उस वक्त अंधेपन की काउंटिंग तादाद बहुत ज़्यादा थी। आज अंधा होकर के आदमी नहीं के बराबर मरता है। कोई ऐसी ही बीमारी हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन अब अंधपन ख़त्म ही हो गया, यूँ मान के चलो। ये इतनी बड़ी तरक्की सर्जरी ने की है। तो ये जो मैं साइलिसिया नर्स का काम करती है, तो इसका काम भी मोतिया को धीरे धीरे काटना होता है। तो कोई विशेष कारणों से, कोई और बीमारी की वजह से कोई अगर अपने ऑपरेशन को, मोतिया को आगे सरकाना चाहते हैं साल 6 महीने, तो वो साइलिसिया 23 का प्रयोग करें तो उनको कठिनाई नहीं होगी और आगे सरक जाएगा मामला और कट भी जाएगा। लेकिन आज सर्जरी ने इतनी तरक्की कर ली है कि मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप साइलिसिया 12 महीना या 6 महीना लेकर के इसको ख़त्म कर। नहीं, मेरे सामने सवाल एक ही है कि रोगी का इलाज कैसे सही होता है और लंबा करने से उसे क्या परेशानी होती है। इसलिए अब जिनको मोतिया हो चुका है, तो पहले कहते थे डॉक्टर कि मोतिया बिंद कच्चा है, इसको काटेंगे नहीं ब्लेड से, अभी ठहरो 4-6 महीना। तो विकल्प नहीं थे, इसलिए दवाओं के सहारे मोतिया को कम करते थे। जैसे साइलिसिया से, वैसे ही आयुर्वेद में भी कई दवाइयाँ, सप्तामृत, लोहे वगैरह कई दवाइयाँ। अब ये सवाल ख़त्म हो गया कि मोतिया कच्चा है या पक्का है, कोई मतलब नहीं। वो जैसा भी है डॉक्टर उसको हटा देते हैं और बिना किसी सर्जरी के रोगी को बिल्कुल चंगा कर देते हैं। अरे मैं इन चीज़ों का, सर्जरी का जिन्होंने इस्तेमाल किया या आविष्कार किया, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो कितना बड़ा लोगों के लिए कल्याण करके गए हैं। आज जितनी सर्जरी, आँख की जितनी सर्जरी डेवलप हुई है, नाक और कान की इतनी नहीं हुई, फिर भी काफ़ी हो गई है। दांतों की भी बड़ी हो गई है, लेकिन दांतों का मामला भाई बहुत महंगा हो गया है। कुछ 3.5 लाख रुपए के अंदर जो हमेशा ही फिट रहने वाली बत्तीसी है वो बनती है, तो ये खर्चा हर आदमी के बस का नहीं। दूसरी वाली जो बत्तीसी है उसे रोज़ खोल के पानी में रखना होता है। तो दांतों वाले कहीं तो पैसे वाले हैं, वो 3.5 लाख की बत्तीसी लगवाते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने मसूड़ों से ही लिक्विड या खिचड़ी या कभी क्या
इस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं या सस्ती वाली बत्ती सी लगा लेते हैं। तो साइलेशिया का काम मोतिया को ख़त्म करना है, और तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है अगर मोतिया हो गया तो कान के रोगों के अंदर साइलेशिया, रोगी को सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाना, कानों में बहुत तेज़ आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई देना, ज़रा सा भी शोर शराबा होते ही कानों में दर्द होना, कान के अंदर से बदबूदार स्राव का आना, किसी की बात को साफ तरह से ना सुन पाना, जैसे कान के लक्षणों में साइलेशिया औषधि का सेवन कराना लाभदायक होता है। नाक के लक्षण, नाक के अंदर के भाग पर सूखी सख्त पपड़ियों का जम जाना, जिनको अगर छुड़ाया जाता है तो उनमें से खून निकलने लगता है। सुबह के समय छींकें बहुत आती है, किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू नाक से सूंघकर पता नहीं लगाया जा सकता। नाक की ग्रंथियाँ इतने नाजुक हो जाना कि उनको छूने से ही नाक में दर्द शुरू हो जाता है। नाक की नोक पर खुजली सी होना, इन लक्षणों में साइलेशिया लाभ करती है। गले के लक्षणों में मुंह के अंदर तालू के पिछले भाग की ग्रंथि में रोजाना आने वाली सूजन और उसमें से किसी चीज़ के चुभने जैसा दर्द, सर्दी का गला बैठ जाना, सर्दी की वजह से कान की ग्रंथियों का सूज जाना, रोगी जैसे ही कुछ चीज़ खाकर निगलता है तो उसके गले में दर्द होता है। गर्दन की ग्रंथियों की सख्त और ठंडी सूजन आना जैसे लक्षणों में साइलेशिया 200 देने से दर्द में आराम हो जाता है। चेहरे के लक्षणों में रोगी का चेहरा का रंग एकदम फीका सा रहना, रोगी के होठों पर फुंसियाँ और छाले हो जाना, जिनको जरा सा हाथ लगाते दर्द शुरू हो जाना, मुंह के अंदर नीचे वाले जबड़े की गिल्टियों में दर्द और सूजन हो जाती है, मुंह के कोनों का कटा फटा सा होना आदि लक्षणों में साइलेशिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 10-5 दिन लेने से ये सब समस्याएं ठीक हो जाती है। रोगी के मसूड़ों में सूजन के साथ दर्द का होना, रोगी को ऐसा लगना जैसे उसके सारे दांत पीले पड़ गए हैं। रोगी अगर ठंडा पानी पीता है तो उसके मसूड़ों में दर्द होता है। रोगी को अपनी जीभ के आगे के हिस्से पर हर समय कोई बाल सा चिपका हुआ महसूस होता है। रोगी को अपनी जीभ के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई बाल चिपका हुआ है, तो वो ऐसे ऐसे करता रहता है लेकिन बाल होता नहीं है, तो ये उसके मुंह के रोग के लक्षण हैं। तो इस तरह के लक्षणों को हटाने के लिए साइलेशिया 30 का या 200 का प्रयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 30 पोटेंसी ठीक है, वरना अगर ऐसा महसूस हो कि मुंह के अंदर जो मसूड़े हैं उनके अंदर पायरिया या कुछ ऐसा स्राव आता हो तो 200 पोटेंसी साइलेशिया की हफ्ते में 3 खुराक आप ले सकते हैं, 1 आध महीना, तो दांतों की समस्या ठीक हो जाएगी। दांतों में अगर पस पड़ गई है वो कपड़े की तरह सूख जाएगी। सुबह के समय मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इन लक्षणों के आधार पर साइलेशिया देना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में पेशाब का अपने आप ही लाल या पीला तलछट का आना, रोगी जब मल क्रिया के लिए जोर लगाता है तो उस समय वीर्य टपकता रहता है, यानी कि रोगी कब्जी होती है तो वो जोर लगाता है तो उस समय
आगे का जो छिद्र होता है लिंग का, तो उसमें से एक बूंद गिरी, फिर एक बूंद गिरी, इस तरह से वीर्य टपकता रहता है। सिर्फ लेट्रिन जाते समय जोर लगाने से। अगर इस तरह का कोई लक्षण है तो साइलिशिया 200 पोटेंसी ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने के कारण रात को बच्चा बिस्तर में ही पेशाब कर देता है। इन लक्षणों में साइलिशिया बच्चे को 30 पोटेंसी में देना चाहिए। बुखार के अंदर रोगी को बहुत ज़्यादा ठंडी लगना, जरा सी भी ठंडी लगते ही रोगी को बुखार आ जाना, रात के समय रोगी को बहुत ज़्यादा पसीना आना, रोगी को बुखार में बिल्कुल प्यास नहीं होती, रोगी को बंद कमरे में या गर्म कमरे में भी ठंड लगती है, रोगी को हर समय कंपी सी होती है, बुखार शाम को शुरू होता है और रात को बहुत तेज़ हो जाता है, रोगी को रात के समय पसीना आने से कमजोरी महसूस हो जाती है, रोगी के हाथ, पिंडलियां, तलवों, पैर के अंगूठे और बगल में बदबूदार पसीना आता है, रोगी को रुक रुक कर आने वाले बुखार में रोगी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इस तरह के लक्षणों में साइलिशिया 30 पोटेंसी देनी चाहिए। नींद के लक्षणों में रोगी नींद में उठकर चलने लगता है। ऐसे बहुत से आदमियों के लिए आपने सुना होगा कि जैसे बिस्तर पे सो रहे हैं तो वो यूँ लगता है कि जैसे अपन उतर के चल रहे हैं ज़मीन पे, वैसे बिस्तर के ऊपर वो चल लेते हैं तो कभी कभी गिर जाते हैं, कोई के कुल्ले की हड्डी टूट जाती है। ये एक बीमारी है कि नींद के अंदर ही चलता है। इसके अलावा बिस्तर के अलावा नींद आ रही है और नींद के अंदर ही पेशाब करके वापस पहुंच जाता है, न मालूम कैसे पहुंच जाता है, कभी कभी गिर भी जाता है, नुकसान हो जाता है। तो अगर नींद में चलने का लक्षण अगर किसी में है, साइलिशिया 1000 10 दिन में एक खुराक 2 महीना तक देनी चाहिए, तो रोगी नींद में नहीं चलेगा। रोगी को सारे दिन नींद से आते रहना, नींद ना आने के साथ खून के बहाव का बहुत ज़्यादा तेज होना, सिर में गर्मी का बढ़ जाना, रोगी को डरावने सपने आना, ऐसे लक्षणों में साइलिशिया देना चाहिए। पीठ से संबंधित लक्षण, रोगी की रीढ़ की हड्डी का कमज़ोर हो जाना, रोगी को पीठ में ठंडी हवा लगती, पीठ में परेशानी होना, रोगी की पुच्चा स्थिति में दर्द का होना, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद रीढ़ की हड्डी में जलन सी होना, रीढ़ की हड्डी में होने वाले रोग, रीढ़ की हड्डी में टीबी होना। साइलिशिया का काम एक तरह से सुखाना होता है, पस वगैरह कोई चीज़। तो रीढ़ की हड्डी में अगर टीबी हो जाती है तो उस वक़्त इलाज नहीं थे, अब डॉक्टरी इलाज ही कराना चाहिए। और साथ में साइलिशिया अगर 30 पोटेंसी अगर ले लें तो जल्दी हड्डी के अंदर जो पस है जल्दी सूख जाती है। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई कि वो सब ठीक कर देती है, इसलिए हड्डी की टीबी के अंदर एलोपैथी का ही सहारा लेना ज़रूरी है। और जहाँ इलाज नहीं है, कोई सक्षम नहीं है, तो फिर साइलिशिया नर्स को याद करना पड़ेगा। रोगी को साइलिशिया का प्रयोग कराना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में रोगी को साइटिका रोग होना, रोगी के नितंबों, टांगों और पैरों में होता
हुआ दर्द, पैरों के गुल्फों और तलुओं में बाईटा सा आना, टांगों का बहुत कमज़ोर हो जाना, किसी भी काम को करते समय हाथों का कांपना, हाथों की उंगलियों के नाखूनों में किसी रोग के होने के कारण नाखूनों पर सफ़ेद से निशान पड़ना, रोगी के पैरों के नाखूनों का अंदर की ओर बढ़ना, रोगी के पैरों का बर्फ़ की तरह ठंडा होना, रोगी के पैरों में बहुत पसीना आना, रोगी जिन अंगों के बल लेटता है वो अंग सुन्न पड़ जाता है, रोगी के हाथों, पैरों और बगल में बदबूदार पसीना आना, रोगी को अंगुलियों की नोकों में ऐसा महसूस होना जैसे अंगुलियां पक गई है, अंगुल बेड़ा, रोगी के घुटनों में इस तरह का दर्द होना जैसे किसी ने घुटनों को कसकर बांध दिया, रोगी की अंगुलियों के नीचे दर्द होना, पैरों और टखनों और अंगूठों के बीच में होकर तलवों में से होने वाली परेशानी के लक्षणों में रोगी को साइलिशिया देना चाहिए। अभी जो मैं पैराग्राफ सुनाया इसके अंदर एलोपैथी कोई काम नहीं करेगी। अगर नाखून पाँव का या हाथ का यूँ आगे बढ़कर अंदर की ओर घुसता है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये नाखून है, ये आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो कई लोगों के अंगूठों के, पैर के अंगूठों के, अधिकतर पाँव के अंगूठों के, कईयों के हाथों के, तो ये आगे बढ़ कर के और ये जो मांस है इसके अंदर घुसता है, तो वहाँ नील कटर भी बड़ी मुश्किल से कटता है और इन नाखूनों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से निशान हो जाते हैं। तो ऐसे रोगों की डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, न आयुर्वेद में इलाज और न एलोपैथिक में इलाज। इसमें तो साइलिशिया ही लेना पड़ेगा। साइलिशिया 30, 200, 1000 कोई पोटेंसी में लें। ये नाखूनों की जो तकलीफ़, अंगूठों के बीच में तलुओं में होने वाली परेशानी और पैरों की अंगुलियों के नीचे दर्द होना, टखनों और अंगूठों के बीच में तलुओं में दर्द होना इत्यादि, या अंगुल बेड़ा होना, घुटने का दर्द होना जैसे कस करके बांध दिया हो, तो ये जो अटपटे लक्षण हैं, तो ये कोई डॉक्टर को जाके बताओगे तो वो क्या दवाई देगा आपको, किसकी दवाई देगा, मेरे को बताओ। आप कहोगे मेरे घुटने दुख, घुटने की लिख देगा, फिर कहोगे आपके मेरे पैरों की अंगुलियों के नीचे भी दर्द होता है, तो क्या करेगा डॉक्टर। आप 6 चीज़ बताएंगे तो 6 दवाइयाँ लिखनी पड़ेगी उसको, और आपको अकेले साइलिशिया लेंगे तो ये 6 के 6 लक्षण है जो भागते नज़र आएंगे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो भी नाम वाला वही तो काम है मेरे अंगने में, जिसकी बेबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बड़ी छोटी छोटी छोटी। तो यहाँ पे आपको साइलिशिया का सहारा लेना चाहिए। ये पसीने की अधिकता होना और होना, अंगूठों के अंदर तकलीफ़ होना, इनकी कहीं दवाइयाँ एलोपैथिक में नहीं है, नहीं है, नहीं है, और साइलिशिया से ठीक हो जाएंगे। आमाशय के लक्षणों में रोगी को सांस और गर्म भोजन को देखते ही जी खराब हो जाना, भोजन निगलने पर भोजन अपने आप ही नासारंध्र में पहुंच जाता है, रोगी को बिल्कुल भूख न लगना, रोगी को बार बार प्यास लगती है, रोगी जब भोजन करता है तो उसके बाद उसे खट्टी डकार आना,
रोगी के पेट को जरा सा दबाते ही दर्द होना, किसी भी पदार्थ को, पीने वाले पदार्थ को पीते ही उल्टी कर देना, इन लक्षणों में साइलिशिया का प्रयोग अच्छा रहता है। रोगी का पेट बहुत ज़्यादा फूल जाना, रोगी के पेट में दर्द होना या दर्द के कारण उत्पन्न ठंडक सी महसूस होना जो बाहर की गर्मी से कम हो जाती है, रोगी को पेट में दर्द होना का बनना, रोगी के हाथ और नाखूनों का पीला पड़ जाना, आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट सी होना, जिगर का खराब हो जाना, रोगी के वक्षण ग्रंथियों के दर्द के साथ सूज जाना जैसे लक्षणों पर साइलिशिया का प्रयोग होना चाहिए। मलांतर के लक्षण, रोगी को मल त्याग करने के बाद मलांतर में बहुत तेज़ी से दर्द का होना, रोगी को अपना मल द्वार चीरा हुआ सा महसूस होना। जब साइलिशिया पेशेंट लेटरिन जाता है तो उसको लगता है कि दर्द बहुत तेज़ होता है और यूँ लगता है कि जैसे मलद्वार है वो चीरा हुआ है, इस तरह की दर्द की अनुभूति होती है। और गुदा के अंदर नासूर बन जाना, रोगी को भगंदर का रोग होना, रोगी को मल क्रिया के समय मल पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता, थोड़ा बहुत बाहर भी आता है तो फिर दोबारा अंदर चला जाता है। तो ये जो लक्षण है, ये शायद कल परसों मैंने बताई थी थूजा के अंदर, उसमें भी ये लक्षण है, इसमें भी ये लक्षण है। एक लक्षण कई दवाओं में भी हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो मल द्वार की जो तकलीफ़ें बताई है, इनके अंदर जहाँ तक खरोंच सी महसूस होती है, दर्द सा रहता है, वहाँ तक कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सर्जन डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अगर नासूर या भगंदर इस तरह की अगर कोई चीज़ हो गई है तो देखो, पहले सर्जरी नहीं थी तो इन्हीं से ही काम चलाते थे। अब कौन तो ड्रेसिंग करेगा, कौन उस खड्डे के अंदर सलाई को डालेगा, कौन अंदर रुई के अंदर मलहम लगा करके खड्डे को भरेगा, वो जगह ही ऐसी। तो आजकल है जो डॉक्टर भगंदर को काट के फेंकते हैं। मेरे पास बहुत व्हाट्सएप आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं कि हमें भगंदर है, होम्योपैथिक दवा बताओ। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि तुम अगर जितना लेट करोगे तुम्हारा मांस डॉक्टर उतना ही अधिक काटेगा। ये कोई दवाओं से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह का ऐसा क्या बोलते हैं, आगे बढ़ता ही जाता है। तो अगर तुम जितना जल्दी कराओगे तो ये अधिकतर एक फुंसी होती है जो मल द्वार का छिद्र होता है, उसके पास में एक फुंसी होती है छोटी सी, अपने मोठ के दाने के बराबर। उसमें कोई दर्द नहीं होता, तो रोगी उसको ऐसे भी फुंसी हो गई होगी तो कुचल लेता है, तो कुचलने से वो हट जाती है फुंसी। फिर जब रोगी फिर लेटरिन जाता है तो उसका हाथ वहाँ जाता है तो उसको कुछ लगता है कि गीला गीला है। फिर वो 2-4 दफ़ा ध्यान से देखता है तो उसे मालूम होता है कि इसमें से पतला पतला पानी की तरह लिक्विड निकलता है। तो वो उसकी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि देखता है कि भाई ठीक है, कोई दर्द तो हो नहीं रहा, हो जाएगी ठीक। या इधर उधर के डॉक्टरों की दवाइयाँ खाता रहता है और करता रहता है। दरअसल वो भगंदर है, फिस्चुला है। जब इलाज नहीं थे तो साइलिशिया बहुत साथ देती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इलाज हो गया है
और ऑपरेशन बड़ा होता है, लेकिन अब इस तरह के एंटीबायोटिक्स आ गए हैं कि वो बहुत जल्दी जख्म को भर देते हैं। कम से कम बगंदर का जो जख्म बनता है सर्जन, तो एक चूहा उसमें घुस जाए इतना बड़ा डॉक्टर मांस काटते हैं, क्योंकि वो जहाँ तक गया हुआ है उसके 1 इंच और आगे तक का मांस काटते हैं, ताकि उसका नामो निशान नहीं रहे, दोबारा न हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कईयों को दोबारा हो जाता है, तो फिर उतना ही तकलीफ़ आना पड़ता है, फिर सर्जरी होती है, फिर नहीं होता। इसलिए अब जो नासूर या फिस्टुला इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा आप बवासीर और की, उसमें भी बवासीर के अंदर भी बालियाँ अगर हमेशा ही लटकी रहती है तो वो बवासीर का सर्जरी करा लेना ही अच्छा है। फिशर या फिस्टुला ये सर्जन के हाथों अपने को सौंप देना चाहिए, ताकि तकलीफ़ कम हो और जल्दी ठीक हो। ये दवाइयाँ उस वक़्त की लिखी हुई है जब कोई सर्जरी नहीं थी, और आज भी जहाँ कहीं कोई विकल्प नहीं, इलाज नहीं, ऐसी कई जगह हैं, तो फिर साइलिसिया का या जो भी दवाई है उनका प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा मल का बहुत कम मात्रा में सख्त रूप से छोटी छोटी गुठलियों के आकार में बदबू के साथ आना, मल का रंग हल्का सा होना जैसे लक्षणों में साइलिसिया देने से आराम मिलता है। स्त्री रोगों के लक्षणों में मासिक स्राव काफ़ी समय तक न आना, कभी आना भी तो स्राव का बहुत कम मात्रा में आना। स्त्री जब पेशाब करती है तो उसको पेशाब के साथ दूध जैसा स्राव आता है। तीखा प्रदर, योनि में तीखा पानी आना, स्त्री की योनि और योनि के रास्ते में खुजली सी होना, स्त्री का एक मासिक स्राव आने के बाद दूसरा मासिक स्राव आने से पहले के बीच के समय में खून का आना, जैसे एक मासिक स्राव मासिक आ गया और बंद हो गया, अब दूसरा 1 महीने बाद आएगा और उसके बीच में ही खून अगर आ जाता है तो साइलिसिया का प्रयोग करने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। स्त्री जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय स्त्री की योनि में से खून का स्राव होता है। स्त्री जब तक अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तब तक स्त्री का मासिक स्राव नहीं आता। बच्चे को दूध पिलाते समय स्त्री के स्तनों से पीठ तक तेजी से होने वाला दर्द तथा इसी के साथ ही स्त्री के दांतों में दर्द होना, गर्भाशय योनि में मांस का बढ़ना, स्त्री के स्तनों में सख्त सी गांठों का पड़ जाना, स्त्री के गर्भाशय में कैंसर का हो जाना जैसे लक्षणों में साइलिसिया औषधि का उपयोग होना चाहिए। लेकिन देखो आज विज्ञान बहुत बढ़ गया है। आप कहोगे ये एलोपैथिक के गुण गा रहा है, होम्योपैथिक से क्यों नहीं ठीक होगा? अरे भाई नहीं होता है, मैं कहता हूँ। अब इनके इलाज सर्जरी में होने लग गए हैं, गर्भाशय में गांठें हैं और तो जो लेडी डॉक्टर होती है वो हाथ में रबड़ का वो पहन के जुराब वो अंदर तक की चीज़ों को वो देख लेती है। आजकल सोनोग्राफी हो गई और हो गई तो एक एक चीज़ का पता लग जाता है। तो देखो हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं कि नहीं तुम अपने इसी में ही ठीक होना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, नहीं करानी है सर्जरी, गांठ हो गई है तो
ये जिद खराब है, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, पुरुष रोगों से संबंधित लक्षण: रोगी के अंडकोशों में पानी भर जाना, रोगी के जनने इंद्रियों में जलन और दर्द होना, रोगी को रात के समय अपने आप ही वीर्य का निकल जाना, स्त्री के साथ संभोग करने के बाद शरीर में थकावट महसूस होना, कमर में दर्द होना, बच्चों के अंडकोश का बढ़ जाना आदि लक्षणों में साइलिशिया औषधि देने से लाभ होता है और लाभ लेना चाहिए। 1000 पावर या 200 पावर काम में ली जानी चाहिए। चमड़ी के रोगों में अंगुल बेड़ा होना। अंगुल बेड़ा जो होता है, ये जो अंगूठा होता है, ये पक जाता है, ऐसे ये पीड़ा होती है, नीला हो जाता है। तो अब लोगों का इतना स्टेमिना भी नहीं कि वो तकलीफ़ को बर्दाश्त कर ले। पहले लोग हैं जो चीखते रहते थे, कोई एक काचरा होता है उसमें खड्डा करके अंगूठे में पहना करते थे, कितने ही तरह के जतन करते थे। और आजकल क्या है कि जाते ही डॉक्टर चीरा लगा देता, तो एक बार तकलीफ़ हो जाती है लेकिन जान छूट जाती है। अब ये आप लोगों का सोचने का है कि आपको क्या करना चाहिए। जो सत्य है वो मैं सत्य बात ही बताऊंगा। इतनी तकलीफ़ सहन नहीं होती, पकने के बाद चीरा लगा लें, और जो वो डॉक्टर दवाइयाँ सुखाने की दे उनके साथ में 1-2 खुराक साइलिशिया की ले लें। अब सर्जरी की ये दवाई है, अब साइलिशिया का काम अधिकतर सर्जरी से ही होने लग गया है, इसलिए रोगी अच्छी जो मैं राय दे रहा हूँ उसी को माने तो बेहतर रहेगा। रोगी की चमड़ी पर पुराना नासूर, जख्मों का होना, उंगलियों की नोकों में दरारें पड़ना, ग्रंथियों की वेदनाहीन सूजन, रोगी की त्वचा पर गुलाबी रंग के निशान, फोड़ों में बदबूदार पीप आना, रोगी को लगने वाली छोटी से छोटी चोट पक जाना, रोगी को टीका लगने के बाद होने वाला दर्द, त्वचा पर कोढ़, उंगलियों की नोक का सूख जाना, तो इस तरह के जो छोटे मोटे होते हैं इसमें आप साइलिशिया का प्रयोग कर सकते हैं। जो मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से थूक का निरंतर निकलना, रोगी को होने वाली सर्दी जुकाम का रोग ठीक नहीं होता। खांसी और गले में जलन, खांसी के साथ दिन में बलगम का खून के साथ आना, छाती में होकर पीठ तथा सुई के चुभने जैसा दर्द होना, रात को सोते समय बहुत तेज खांसी का गाढ़ा पीला ढेलेदार बलगम आना आदि रोगी में साइलिशिया का प्रयोग होना चाहिए और होना चाहिए। इस तरह की जो बीमारी होती है इसमें एलोपैथिक से भी फास्ट साइलिशिया रोगी को ठीक करेगी और उसकी खांसी के साथ में गाढ़ा पीला ढेलेदार जो बलगम आता है और छाती से पीठ तक सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, तो अगर ये लक्षण मिलते हैं तो साइलिशिया का बेधड़क होकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके रोगी की रोग की वृद्धि अमावस के आने के बाद सुबह के समय धोने धुलाने से, मासिक स्राव के दौरान और नंगा रहने पर, लेटते समय, आर्द्रता से, बाईं करवट लेटने से और ठंड से रोगों के अंदर रोग वृद्धि होती है। साइलिशिया औषधि की तुलना गन पाउडर से और हीपर सल्फ से, काली फास से, पिक्रिक एसिड से, कैलकरिया से
अरंडो से और डोनेक्स से की जा सकती है। मात्रा साइलिशिया औषधि की 6 से 30 शक्ति। तो नीचे लिखा है जानकारी, रोगी को साइलिशिया औषधि की 200 और ऊंची शक्तियां तक देने से लाभ होता है। तो ये तो मैं कई बार बोल चुका कि भाई साइलिशिया, अरे ये 50 मिनट का वीडियो बन गया, मेरा ध्यान ही नहीं रहा और मैं बोलता ही जा रहा हूँ। हाँ भाई ये काम तो बांका हो गया। मैं क्या करूं बताओ, कोई ना कोई मेरे को राय तो दो। मैंने अभी समय देखा, मेरा ध्यान तो इधर था आपको समझाने में, पढ़ने में। अब क्या है, जब 50 ही मिनट हो गए तो अब क्या है। हाँ, एक आध मिनट आपसे कोई बातचीत भी कर सकते हैं। देखो, जिनको वीर्य संबंधी ये प्रॉब्लम है, कब्जियत को मिटाओ तो वीर्य का निकलना बंद हो जाएगा। और साइलिशिया लेने से जो स्वप्न दोष होता है, वीर्य अपने आप निकल जाता है, वो बंद हो जाएगा। इन तरह के रोगों के अंदर साइलिशिया बहुत बढ़िया काम करता है। और वैसे छोटे मोटे जो जख्म हो जाते हैं, लग जाती है, रस्सी पड़ जाती है, तो उसमें साइलिशिया 1000 या और मान लो गुमड़ा या फोड़ा होके फट गया तो उसमें हिपरसल बराबर काम करता है। अगर किसी ने साइलिशिया ले लिया तो वो भी उस फोड़े की पस को सुखा देता है। जिन आदमियों को ड्रेसिंग का डर लगता है वो खुद ड्रेसिंग करें। और ड्रेसिंग के अंदर गुनगुना पानी 1 कटोरी लेवें आप। गुनगुना पानी 1 कटोरी, पहले उसको खूब गर्म कर लें। जब वो गुनगुना हो जाए तो 1 कटोरी पानी के अंदर जो साफ रुई आती है बैंडेज करने की, वो रुई का खोआ डाल देना। और उस पानी के अंदर कैलेंडुला का मदर टिंचर उसके अंदर आप डाल करके, और एक एचिनेसिया बोल के, देखो मैं पूरा कन्फर्म नहीं हूँ, आपको होम्योपैथिक वाला दुकानदारी दे देगा। एक उसका मदर टिंचर, ये 2 मदर टिंचर के 10-10 बूंद डाल करके और उससे जख्म को आप धोएं। और अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो नीम के पत्तों को बॉइल्ड करके और उस पानी को बढ़िया छान करके और रुई डाल के उससे थोड़ा फूट जाए और आपने साइलिशिया पर सुखाने के लिए ले लिया है और लेना है, तो देखो ड्रेसिंग तो करनी होगी हैं। या तो आप इस तरह से ड्रेसिंग करो, उसमें दूसरे से कराओ, वो थोड़ी दबा के। आप खुद तो करोगे तो ऐसे करोगे जैसे हस्ताक्षर कर रहे हो, हाँ लॉटरी निकलने वाली है। और दूसरा जो करेगा वो दबा के करेगा। अगर ड्रेसिंग में कमी रह गई और पस नहीं निकला तो दोबारा वापस तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए आप इसका ऑइंटमेंट भी आता है, कैलेंडुला का, साइलिशिया का, और के ऑइंटमेंट भी आते हैं। तो आजकल जो ये छोटे डॉक्टर जो होते हैं बड़े काम के हैं। देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, बहुत काम के डॉक्टर हैं ये। हालांकि इनको सरकार कहती है कि झोला छाप है, वो छाप है। अरे बेचारे गरीब आदमी जो गाँव के आते हैं, उनके कौन पट्टी करेगा, कौन उनको ATS का इंजेक्शन देगा, हैं? बड़े हॉस्पिटल में उनकी पहुंच ही नहीं होती है, वो घूमते घूमते ही परेशान हो जाते हैं। कोई कहता है इधर जाओ, कोई परेशान हो जाते हैं। और ये जो इस तरह के जो डॉक्टर बैठे रहते हैं, तो ठीक है वो कभी कभी गलत काम कर देते हैं, वो अलग बात हुई, लेकिन वो ड्रेसिंग में और में माहिर होते हैं। तो अब मैं मेरे बगल के अंदर ही जो
एक आदमी का मकान है, उसकी एक दुकान में एक बहुत अच्छे आदमी हैं, शर्मा हैं, तो उनके पास गांव के रोगियों की भीड़ लगी रहती है और वो सारे के सारे बेचारे हैं जो ड्रेसिंग करने, ये छोटा मोटा घूमड़ा और हो जाए कर जाए तो उनकी इतनी बढ़िया ड्रेसिंग करते हैं। और कभी कभी देखो हमारे परिवार में भी कोई को कोई लग गई कर गई तो ATS का इंजेक्शन लगवाना, कोई छोटा मोटा फोड़ा हो गया है तो भाई पन्ना लाल जी इस पर ड्रेसिंग कर दो, तो बढ़िया ड्रेसिंग करते हैं। अरे उनको बरस हो गए करते हुए, हॉस्पिटल में तो नर्सें बदलती रहती है, कोई कैसे ही रगड़ेगी कोई कैसे ही रगड़ेगी, तो ड्रेसिंग कर देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, ट्यूब लगा देते हैं। और अगर वो 100-200 रुपये ले लेते हैं तो उसका बिल्कुल दुख नहीं करना चाहिए, आपका इलाज हो गया। हाँ, बड़ी तकलीफ़ों के अंदर बड़े हॉस्पिटल में जाना अनिवार्य है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। छोटी मोटी के अंदर घर पे ड्रेसिंग का इतना साधन नहीं हो पाता, होता है तो कोई ड्रेसिंग कर नहीं पाता, इसलिए ये ठीक हैं, सस्ते सुंदर और टिकाऊ हैं। लेकिन आप कोई बड़ा इलाज इनसे न कराएं, ये मैं आपसे पुरजोर हाथ जोड़ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई बड़ा इलाज या बड़ा वो नहीं कराएं, वो सरकारी में ही ठीक रहता है। छोटा मोटा जो हो गया, अब छोटे मोटे के लिए तो कहाँ जाएगा आदमी, सरकारी अस्पताल में यहीं करा कर लेगा। एक मान लो इतनी सी गुमड़ी हो गई है और उसमें से पस आ रही है, अपने से फूटी नहीं है, तो वहाँ चले गए तो वो दबा करके फट से पट्टी कर देगा, 50 रुपया ले लेगा, काम हो गया, तुम ठीक हो गए। तुम्हारे ATS का इंजेक्शन भी लगा दिया, कोई लोहे की चीज़ लग गई, कोई कील चुभ गई और हो गई, तो ऐसे मामलाता में ये ठीक है। वैसे जो बड़ी बीमारियां होती है, भगंदर है और है, मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर था आज से 20 साल पहले, और मेरे पार्टनर को भगंदर हो गया था, तो वो अंग्रेजी बहुत बोलता था वो डॉक्टर, ओहो अपने आप को जैसे क्या कि मैं ठीक कर दूंगा। तो मेरे पार्टनर मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे बैठ के जाते थे, तो इतना जख्म उनके भगंदर के अंदर, तो उसके अंदर वो होम्योपैथी का कैलेंडुलार पेलेंडुलार ये उसके अंदर कपड़े में लपेट के घुसेड़ता, तो बड़ा वो चिल्लाते थे, बड़ा चिल्लाते थे। लेकिन वो बड़े पक्के थे कि नहीं हॉस्पिटल तो नहीं जाऊंगा, मेरे को डर लगता है। अरे मैंने कहा सेठ जी ये ठीक नहीं कर सकता है, तू कल का छोकरा है, कल डॉक्टर बना। ये डॉक्टर है, बहुत ऊंचा डॉक्टर है, ये सरकारी डॉक्टर है। 2 महीने तक उनको रगड़ के रख दिया, बहुत दुख पाए, आखिर हॉस्पिटल ले गए और इतना बड़ा मांस का टुकड़ा निकाला, तब जाकर के उनको उस तकलीफ़ से छुटकारा मिला। तो मैंने ऐसे 10-20 केस देखे हैं इसके फिस्टुला भगंदर के, तो इसीलिए मैं यही राय देता हूँ कि भाई इसमें लेट मत करो। जो लेट करोगे आपका मांस ज़्यादा कटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा और जख्म भरने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना जल्दी पहुँच जाओ, जितना जल्दी, अरे जो चीज़ निष्क्रिय हो गई है उससे काय का मोह, अरे एक बार होनी है तकलीफ़ होने दो। और अब तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई है कि पता ही नहीं चलता, बस ठीक है महीना 2 महीना उसका शेक कैसे किया जाता है, भगंदर का जो इतना मांस निकालते हैं, एक टब में पानी भरते हैं और उसके अंदर रोगी को 15-20 मिनट बिठाते हैं, तभी वहाँ कैसे करे, ड्रेसिंग कैसे करे, तो वो सफाई हो जाती है। तो देखो कबीरा खड़ा बाजार में,
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसलिए जिस समय आपको जो भी तकलीफ़ हो और जो भी उपचार अच्छा हो, तो ये नहीं देखना कि ये कौन सी चिकित्सा पद्धति है, आपको अपना उपचार करा लेना चाहिए। थैंक्स।